मधु चौधरी, गवर्नमेंट लोहिया कॉलेज के जूलॉजी विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर। आज हम कोशिका विज्ञान का अध्ययन करेंगे। ये विषय नया नहीं है, रोचक है और लगभग हर कक्षा में हम इसका अध्ययन करते आए। कोशिका विज्ञान को हम व्याख्यानों की क्रमबद्ध श्रृंखला के अंतर्गत अध्ययन करेंगे और इसी श्रृंखला के पहले व्याख्यान में आज हम कोशिका से संबंधित खोज के इतिहास के बारे में और उसकी संरचना के बारे में सामान्य जानकारी प्राप्त करेंगे। कोशिका से संबंधित खोज का इतिहास। 1965 में सबसे पहले कॉर्क के मृत कोशिकाओं में रॉबर्ट हुक ने कोशिकाओं को देखा। क्योंकि वो उसे कोस्ट जैसे दिखाई दिए, इसलिए उसने नाम दिया सेल या कोस्ट। 1974 में एंटोनी वॉन लीeuwenhoek ने लाइव या सजीव कोशिका में बैक्टीरियल सेल्स में कोशिकाओं को देखा। रॉबर्ट हुक को हम कहते हैं फादर ऑफ साइटोलॉजी और एंटोनी वॉन लीeuwenhoek है फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। उसके बाद 1833 में रॉबर्ट ब्राउन ने कोशिका के मध्य केंद्रक को देखा और 1839 में एक बॉटनिस्ट साइंटिस्ट जिनको स्लाइडन और एक जूलॉजिस्ट स्वान, इन दोनों ने एक ही समय में कोशिका से संबंधित अध्ययन किए और सम्मिलित रूप से इन्होंने एक सिद्धांत दिया जिसको हम कहते हैं कोशिका सिद्धांत या सेल थ्योरी। 1858 में एक जर्मन साइंटिस्ट रुडोल्फ बर्चॉ, इन्होंने कोशिका के निर्माण से संबंधित अध्ययन किए और इनकी खोज के बाद इन्होंने बताया कि कोशिकाएं हमेशा पूर्व में उपस्थित कोशिकाओं से ही निर्मित होती हैं। फादर ऑफ इंडियन साइटोलॉजी ये A.K. शर्मा है और इन्होंने काम किया है न्यू मेथड्स ऑफ क्रोमोसोम एनालिसिस। क्रोमोसोम के एनालिसिस से संबंधित नई विधियां इन्होंने बताई और इन्होंने स्पेशिएशन की न्यू थ्योरी हमें दी जिसका एवोल्यूशन में बहुत महत्व होता है। रुडोल्फ विर्चॉफ जो फादर ऑफ पैथोलॉजी है, तो ये सारी जो खोजें थी वो कोशिका के अध्ययन में नींव का पत्थर साबित हुई और बहुत सारी जानकारियां इन खोजों के बाद हमें कोशिका के बारे में मिली जिससे आज हम कोशिका के बारे में जान पाए। अब हम कोशिका की संरचना पर आते हैं।
ये कोशिका की सामान्य संरचना है। इसमें इसकी परिधि पर होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर एक द्रव भरा रहता है, इसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। लगभग मध्य में और कभी कभी पेरिफेरी के नजदीक भी केंद्रक पाया जाता है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में डीएनए और न्यूक्लिक एसिड्स या क्रोमैटिन सब्सटेंस न्यूक्लियस के चारों तरफ जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, उस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से निकली हुई एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स होती हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स दो तरह की होती हैं, एक वो जिनके ऊपर राइबोसोम्स पाए जाते हैं, इन्हें हम कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और एक वो जिनके ऊपर राइबोसोम्स नहीं पाए जाते, इनको हम कहते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक फैली हो सकती हैं और साइटोप्लाज्म में भी एंड हो सकता है। इसके अलावा गोल्जी बॉडीज पाई जाती हैं, माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं, लाइसोसोम्स पाए जाते हैं, और सेंट्रोसोम्स। ये सब के सब कोशिका में पाए जाने वाले अंग हैं जिनको हम सेल ऑर्गेनल्स बोलते हैं, और कोशिका का जो फंक्शन है वो सारा इन्हीं के द्वारा क्रियान्वित किया जाता है। सारा कार्य ये सब सेल ऑर्गेनल्स मिलकर करते हैं। ये सामान्य संरचना एक कोशिका की है और ये अंग इसमें पाए जाते हैं। इसके बाद इसको समझने के लिए हम सेल थ्योरी को समझने के लिए इसके फंक्शन को समझेंगे। पहला, सेल थ्योरी में 4 बिंदु दिए गए। पहला बिंदु कि कोशिका किसी भी प्राणी के शरीर की संरचनात्मक इकाई होती है, ये स्ट्रक्चरल यूनिट है। दूसरा बिंदु, किसी भी ऑर्गेनिज्म के शरीर की कोशिका एक फंक्शनल यूनिट है, क्रियात्मक इकाई है। तीसरा, जो भी शरीर है, कोई भी ऑर्गेनिज्म का शरीर या तो कोशिकाओं से या उनके उत्पादों से बना होता है। और चौथा जो विषय है वो है कि सभी कोशिकाएं पूर्व में उपस्थित कोशिकाओं से ही निर्मित होती है। अब इन चारों पॉइंट्स को समझने के लिए हम एक एक करते। पहला, कोशिका शरीर की संरचनात्मक इकाई है। तो सजीव का शरीर एक कोशिकीय हो या बहुकोशिकीय हो, वो कोशिकाओं से ही मिलकर बना है। अगर एक कोशिकीय जीव है तो वो एक कोशिका से मिलकर एक कोशिका से बने होते हैं, और अगर बहुकोशिकीय जीव है तो उनमें लाखों अरबों कोशिकाएं एक साथ सम्मिलित रूप से उनका निर्माण करती हैं। कोशिकाएं बहुकोशिकीय जब शरीर हो तो ये थोड़ा सा जटिल संरचना हो जाती है। कोशिकाएं मिलकर इनमें डिफरेंशिएशन होते हैं, विभेदन होते हैं किसी भी एक कार्य, क्योंकि जो बहुकोशिकीय जीव हैं उनमें पूरा एक शरीर होता है, और ये शरीर जो है वो बहुत सारे अंगों से, तंत्रों से मिलकर बना होता है। ये तंत्र बहुत सारे अंगों से मिलकर बने होते हैं, और ये जो अंग हैं ये बहुत सारे कोशिकाओं के समूहों से मिलकर बने होते हैं। क्योंकि पूरे शरीर में अलग अलग जो अंग हैं वो अलग अलग कार्य को करते हैं, तो वहाँ जो कोशिकाएं होती हैं वो भी विशिष्ट कार्यों को
और इसको ये जो डिफ्रेंसिएशन सेल्स का होता है इसमें ये विशिष्ट हो जाती हैं और इनमें कुछ जो ये सेल ऑर्गेनल्स हैं ये कुछ सेल ऑर्गेनल्स विशेष रूप से बहुत ज़्यादा विकसित होते हैं उन सारे कार्यों को क्रियान्वित। जब स्ट्रक्चरल यूनिट के बारे में हम देखते हैं तो हम देखते हैं कि एक कोशिकीय अगर जीव है तो वो एक कोशिका से बने हैं और अगर बहुकोशिकीय जीव हैं तो वो एक से ज़्यादा कोशिकाओं से निर्मित होते हैं। ये एक से ज़्यादा कोशिकाएं मोर देन वन सेल्स ये ऊतक या टिश्यू का निर्माण करती है और ये जो ऊतक हैं जो स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं विशिष्ट सेल्स हैं ये ऑर्गन्स का निर्माण करती हैं या अंगों का निर्माण करती हैं और ये जो अंग हैं ये सारे मिलकर सिस्टम यानी तंत्र का निर्माण करते हैं और इस तंत्र से फिर बॉडी यानी शरीर का निर्माण होता है। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि कुल मिलाकर सभी जो जीव है वो किससे बने हुए हैं? सेल्स से बने हुए हैं। तो हम कह सकते हैं कि कोशिकाएं शरीर की संरचनात्मक इकाई है। फिर हम इसके दूसरे बिंदु पर आते हैं कि कोशिका शरीर की फंक्शनल यूनिट है। हम इस कोशिका को एक फैक्ट्री की तरह कल्पना करते हैं जहाँ चीज़ें निर्मित होती हैं आवश्यकता अनुसार। क्या चीज़ें निर्मित होनी है ये निर्णय लिया जाता है। फिर निर्माण के बाद वो चीज़ें पैक करी जाती हैं और फिर वो ट्रांसपोर्ट की जाती है। कोशिकाएं सभी शरीर की कोशिकाएं जो अभी हमने बात करी कि एक टिश्यू में स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं जो किसी खास तरह के कार्य को करने के लिए, कार्य अगर शरीर है तो क्या है? जैव रासायनिक क्रिया। तो कुछ विशेष जैव रासायनिक क्रियाओं को क्रियान्वित करने के लिए जो कोशिकाओं का एक समूह बनता है विशिष्ट कोशिकाओं का, उसे हम टिश्यू कहते हैं। ये डिफ्रेंसिएशन के बाद जो टिश्यू बनते हैं जहाँ जैव रासायनिक क्रियाओं को विशिष्ट जैव रासायनिक क्रियाओं को करने के लिए जो बने हुए हैं वहाँ क्या चीज़ निर्मित करनी है, कौन सा रसायन निर्मित करना है, उसको पहले डिसाइड किया जाता है, फिर उसको निर्मित किया जाता है, पैक किया जाता है और जो टारगेट पार्ट है वहाँ तक उसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है। तो निर्देशित करने के लिए हमारे पास है केंद्रक। केंद्रक में डीएनए होता है और ये जो डीएनए है इसके ऊपर नाइट्रोजनस बेस होता है। ये नाइट्रोजन क्षारकों का जो क्रम है वहाँ से एमआरएनए ये मैसेज लेता है और वो कहाँ आता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स में। हमारे पास दो तरह के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स यहाँ हैं, एक रफ और एक स्मूथ। किसी भी चीज़ को बनाने के लिए हमें पता है जो जैव रासायनिक क्रियाएं बॉडी में होती है उनमें कहीं ना कहीं एंजाइम जरूर होते हैं। किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए मेटाबॉलिक रिएक्शंस में एंजाइम का खास रोल होता है और क्योंकि सारे एंजाइम प्रोटीन हैं तो ये निर्मित होते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स में जहाँ पर राइबोसोम्स होते हैं। एमआरएनए राइबोसोम्स को मैसेज देते हैं और वहाँ पर उनको निर्देशित किया जाता है कि वो प्रोटीन का निर्माण करें। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स जो होती हैं ये सभी के सभी प्रोटीन को सिंथेसिस करने के लिए जिम्मेदार होती है। इसके बाद में जो लिपिड्स हैं, स्टेरॉइड्स हैं और दूसरे कार्बोहाइड्रेट्स, उन सबको सिंथेसिस करने के लिए यहाँ पर हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स होते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स होते हैं। ये चीज़ें जब निर्मित हो जाती हैं उसके बाद में इनको मॉडिफाई करना होता है। जैसे हमने प्रोटीन बनाए, हमने कार्बोहाइड्रेट बनाए और हमें चाहिए जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन की अगर हम बात करें तो हमें वहाँ पर लिपिड चाहिए होते हैं, वहाँ पर हमें प्रोटीन चाहिए होते हैं। तो जैसे हमें फॉस्फोलिपिड चाहिए तो हमें वहाँ फॉस्फेट चाहिए और लिपिड चाहिए। तो लिपिड बनने के बाद में फॉस्फेट का उसके साथ में जुड़ना है। तो ये जो मॉडिफिकेशंस होते हैं इन सब के लिए क्या किया जाता है कि जो चीज़ें सिंथेसिस हुई हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, इनको ट्रांसफर कर दिया जाता है कहाँ पर? गोल्जी बॉडी में। और यहाँ पर ये मॉडिफाइड होती है। मॉडिफाइड होने के बाद में यहाँ पर ये वैक्यूल्स और वेसाइकल के फॉर्म में साइटोप्लाज्म में फ्री कर दी जाती है और साइटोप्लाज्म में फ्री होने के बाद ये जो वेसाइकल्स और वैक्यूल्स हैं ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से
फिर ब्लड स्ट्रीम से और डिफ्यूजन के द्वारा जो नियरेस्ट सेल्स हैं उनमें एक दूसरे से पास ऑन होकर ये उस जगह तक पहुंचा दिए जाते हैं जहाँ पर इनकी ज़रूरत होती है। तो एक कोशिका में ये एक यूनिट है इस काम को करने के लिए, और ऐसे बहुत सारे सेल्स मिलकर उस पर्टिकुलर केमिकल का लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन करते हैं और वो केमिकल हमें मिलता है जिसकी बॉडी को ज़रूरत है। तो हम यहाँ ये देख रहे हैं कि हर कोशिका उस कार्य को करने के लिए एक इकाई की तरह काम कर रही है और फिर संयुक्त रूप से हमें उसका प्रभाव नज़र आ रहा है उसके प्रोडक्शन में। तो ये हुआ कि फंक्शनल यूनिट है कोशिका किसी भी ऑर्गेनिज्म के शरीर की। तीसरा टॉपिक मैंने जो तुम्हें बताया कि हर शरीर कोशिका और उसके उत्पादों से बना है। तो हम देख रहे हैं कि ऑर्गेनिज्म के स्ट्रक्चरल यूनिट क्या है, सेल है, और वो सेल सारा का सारा क्या बना रहे हैं, केमिकल्स बना रहे हैं। पूरा बॉडी जो बना हुआ है वो उन्हीं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से बना है, जैसे उसमें कार्बोहाइड्रेट्स हैं, उसमें प्रोटीन है, लिपिड हैं, न्यूक्लिक एसिड्स हैं और विटामिन्स हैं। तो ये जो सारी की सारी चीज़ें हैं ये फॉर्म कहाँ हो रही हैं, इन सेल्स में फॉर्म हो रही है। तो कोशिकाएं ही उनको निर्मित कर रही हैं और बॉडी किससे बनी हुई है, सारी की सारी बॉडी सेल से बनी हुई है। तो स्वाभाविक रूप से ऑर्गेनिज्म का जो सारा बॉडी है वो कोशिकाओं से बना हुआ है और उनके उत्पादों से बना हुआ है। फोर्थ नंबर हम ये कहते हैं कि कोशिकाएं जो नई बनती हैं वो हमेशा पहले से उपस्थित कोशिकाओं से बनी होती है। तो ये प्रूव्ड है अब कि कोशिकाएं जो होती हैं, सेल डिवीजन के बारे में पहले लोग नहीं जानते थे, अब आप सब जानते हैं। तो कोशिका विभाजन के द्वारा एक कोशिका से दूसरी कोशिका निर्मित होती है, डॉटर सेल्स बनते हैं, और इस प्रकार विभाजन द्वारा दो से ज़्यादा कोशिकाएं निर्मित होती हैं, वो एक समूह बनाती हैं, फिर वो परिपक्व होती हैं, वो ऊतक बनाती हैं, और ऊतकों से अंग बनते हैं, अंग से तंत्र बनते हैं, तंत्रों से शरीर बनते हैं। तो पहले से जो उपस्थित कोशिकाएं हैं उनमें विभाजन होता है और उससे नई कोशिकाएं बनती हैं। तो ये हमने देखा कि सेल थ्योरी क्या है और कोशिका क्या है। तो आज हम इतना ही अध्ययन करें।